हेबियस कॉर्पस में क्या है, अगर आपको कोई इलीगली डिटेन कर रहा है तो आपके पास पूरा का पूरा अधिकार बनता है आपके किसी रिलेटिव के पास या किसी के पास कि वो कोर्ट में जाए और आपका इलीगल डिटेंशन कैंसिल करवाए। पार्लियामेंट के पास पूरी पावर रहती है कि वो एक्सेप्शंस क्रिएट करे फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करने के लिए। कोई भी तरीके की फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है अगर आपकी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो हेलो एवरीबॉडी, ये जो नेक्सस 2.0 का अगला लेक्चर हमारा लीगल का लेक्चर नंबर 9, इसमें हम लोग जो कि हमने पहले छोड़ दिया था दैट इज फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 हम उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर तक राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम और सब कुछ पढ़ा हुआ था। इस लेक्चर में हम लोग उससे आगे लेके जाने वाले हैं चीज़ों को। एंड यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, तो प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव दो अलग तरीके के डिटेंशन होते हैं। प्यूनिटिव मतलब कि यहाँ पर आपको जब आप एज अ फाइन या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ योर क्राइम, ये आपको सजा बेसिकली, कि अगर आपको किसी भी क्राइम में सजा देनी होगी और डिटेन करना होगा तो आपको प्यूनिटिव डिटेंशन मिला जाएगा। इसको बोलते हैं अरेस्ट। ठीक, इसको बोलते हैं अरेस्ट। अरेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है कि आप इसको अगर मैं समझाना चाहूँ नॉर्मल टर्म्स में तो इसको बोलेंगे कन्फाइनमेंट ऑफ लिबर्टी, जिससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है आगे की लाइफ भी हो सकती है, जितना भी आपका टर्म है कन्फाइनमेंट का, तब तक आप किसी लॉकअप में रहेंगे या जेल में रहेंगे, इसको बोला जाता है अरेस्ट। ठीक है, तो प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि क्राइम कर लिया उसके बाद सजा दे दो। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि क्राइम ना कर ले इसीलिए सजा दे दो। पकड़ लो, ये ऑल टुगेदर प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन का डेफिनेशन है। ठीक है, अब आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ये क्या बोलता है कि आपके पास दो राइट्स हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, क्या आपको अरेस्ट क्यों किया गया है। और उसके बाद राइट टू कंसल्ट योर लॉयर। अगला आर्टिकल 22 क्लॉज 2 कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंडर प्रोड्यूस करना है। और अगर आपका 24 आवर्स हो चुका है तो आपको नॉन डिटेंशन मतलब आपको डिटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको छोड़ना पड़ेगा। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स। ठीक है, अगला पॉइंट आर्टिकल 23 क्या बोलता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहां पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा बॉन्डेड लेबर, फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके अगेंस्ट में जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो है आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 24 जो है 24 बात करता है चाइल्ड लेबर की। ठीक है, इसमें यहां पर स्पेसिफिकली तीन चीजों की बात करी गई है, फैक्ट्री, माइंस और डेंजरस प्लेसेस जिन पर बच्चे काम नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर एज बोली गई है लेस देन 14 ईयर्स, 14 साल से कम के बच्चे इन जगह पर काम नहीं करेंगे, उनको पढ़ाई करवाओ, वेरी सिंपल। ठीक है, आर्टिकल 25, अब हम आ चुके हैं रिलीजियस फ्रीडम पर। आर्टिकल 25 ये बोलता है कि आपको पूरा कंसाइंस है और पूरा का पूरा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है आपको, और आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, टू प्रोफेस, प्रैक्टिस
एंड प्रोपगेट। प्रोपगेट वर्ड पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि प्रोपगेट वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है फैलाना, अपने धर्म का प्रचार करना। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार करना। अब उसके बाद प्रैक्टिस, टू कैरी आउट रिचुअल्स। ठीक, टू कैरी आउट रिचुअल्स। अब प्रोफेस का मतलब ये क्लेम करना कि मैं एक हिंदू हूं, मैं एक मुस्लिम हूं, ये लोगों को जाके बताना। ठीक है, कि ऑल टुगेदर आपका धर्म क्या है, ये आप अगर दुनिया को जाके बता रहे हो, क्लेम कर रहे हो, इसका मतलब हो जाता है कि प्रोफेस। ठीक है, ये तीन चीजें, तीन वर्ड आर्टिकल 25 में दिए हुए हैं। इसके बाद अगला आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि आपको अपने रिलीजन को मैनेज करने के, सारे अफेयर्स मैनेज करने का पूरा फ्रीडम है। ठीक है, आप अपने जितने भी रिलीजन की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है आप ओन कर सकते हो, आप एक्वायर कर सकते हो। बेसिकली मंदिर बना सकते हो, मस्जिद बना सकते हो, धर्म के नाम पर आप ऐसी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकते हो, ओन कर सकते हो, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए खोल सकते हो। ये सारा का सारा 26 में दिया हुआ है। 27 क्या है? 27 ये बोलता है कि रिलीजियस मनी जो होता है, दान पेटी का पैसा और कुछ भी डोनेशन वगैरह, ये है टैक्स फ्री। लेकिन अगर कोई एंट्री फीस लग रही है और उससे जो भी कलेक्शन हो रहा है, ये है टैक्सेबल। वेरी सिंपल, यही बोला गया है। ठीक है, ऊपर के आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई में आ ही रही होंगी, एंड मैंने उसको नीचे ब्रेक डाउन करके लिख भी दिया है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? आर्टिकल 28 ये बोलता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो स्टेट फंडेड होगा वो किसी रिलीजन के फेवर में नहीं काम करेगा। ठीक है, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट जो स्टेट, मतलब जिसका भी सरकार का हाथ है जिस इंस्टीट्यूट के ऊपर, वो इंस्टीट्यूट कहीं भी किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 29 अब हम आ चुके हैं किस पर? माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट पर। ठीक है, माइनॉरिटीज को क्या राइट मिली हुई है? माइनॉरिटीज को राइट मिली हुई है टू कंजर्व द इंटरेस्ट ऑफ देयर कल्चर। एक हो गया ये। ठीक है, उसके बाद अगला इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर वो एक स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट है कि तुम इस जाति से हो, उस जाति से हो, तुम यहाँ के हो, वहाँ के हो, हम तुमको एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़। अब आर्टिकल 30 क्या बोलता है? आर्टिकल 30 ये बोलता है कि आपको राइट है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेस्ड ऑफ योर रिलीजन एंड माइनॉरिटी एज वेल। ठीक है, ये बोलता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 जो है वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 में भी दिया हुआ था, प्लस आर्टिकल 31 में भी दिया हुआ था। तो इसको अब मिला जुला कर शिफ्ट कर दिया गया है 300A के अंदर, तो ये यहाँ पर चला गया है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था एग्जैक्टली कहाँ, एग्जैक्टली किस में किसकी बात हुई थी। एक जगह ओन्ड प्रॉपर्टी की बात हुई थी, एक जगह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स बोला जाता है।
हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है रिट्स। रिट्स कितने टाइप की होती हैं? रिट्स 5 टाइप की होती हैं। रिट्स क्या होती हैं? सुप्रीम कोर्ट आपको एक पावर ऑर्डर करता है, ये एक पावर है आपकी जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर आपके साथ कहीं कुछ गलत हुआ है तो आप अपनी बात मनवा सकते हो। ठीक है। रिट्स होती हैं 5 टाइप की। सबसे पहली होती है हेबियस कॉर्पस। यू मे हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस में क्या है? अगर आपको कोई इलीगली डिटेन कर रहा है तो आपके पास पूरा का पूरा अधिकार बनता है आपके किसी रिलेटिव के पास या किसी के पास कि वो कोर्ट में जाए और आपका इलीगल डिटेंशन कैंसिल करवाए। अगर मुझे किसी ने कमरे में कैद कर दिया, मेरा कोई रिलेटिव आके बोल सकता है कि भाई यू मे हैव द बॉडी अगर मैं लगाऊंगा हेबियस कॉर्पस में तो मुझे पूरा राइट है कि मैं इस पूरे जो सेटिंग है, सेटअप है, इसमें से बाहर निकलूं एंड कोर्ट में जाकर मैं इसका पूरा ले सकता हूं क्लेम। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं, ये इसका मीनिंग होता है बेसिकली, यू मे हैव द बॉडी, दिस इज फॉर पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी के लिए रहता है एंड ये रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू किया जा सकता है। आप खुद थोड़ी रिट फाइल करोगे। रेप्स लिख दिया मैंने रिप्रेजेंटेटिव्स को। ठीक है, ये हो गया क्लियर। यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी कलाकारी दिखाऊं तो ये जो चीज़ लिखी हुई है मैंने, जो कि आपको साफ दिख रही होगी, यू मे हैव द बॉडी, ये पूरा का पूरा मीनिंग बन जाता है किसका? हेबियस कॉर्पस का। अगली रिट पर अगर मैं चलूं, अगली रिट कौन सी है? मैंडमस। ठीक है, अब मैंडमस का मीनिंग क्या होता है? मैंडमस का मीनिंग है वी कमांड। ठीक है, वी कमांड, ये अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है, मतलब जो काम उसको करना चाहिए था वो अपनी वो ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है, तो आप ये लगा सकते हो, आप उसको कमांड दे सकते हो कि भाई मैं कमांड दे रहा हूं कोर्ट के थ्रू कि तू अपना काम कर। ये चीज किस पर अप्लाई नहीं होती? दो लोगों पर। कौन? गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट पर ये चीज अप्लाई नहीं होती है और ये चीज प्राइवेट सेक्टर पे भी नहीं लगती। प्राइवेट एम्प्लॉय से तुम अपना काम निकलवाने के लिए मैंडमस नहीं लगवा सकते। वेरी सिंपल। अगली रिट है कुओ वारंटो। कुओ वारंटो इज बाय व्हाट अथॉरिटी? कुओ वारंटो। ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी, इसका मतलब होता है, क्यों भाई बाय व्हाट अथॉरिटी? तुमने ये जो पोजीशन होल्ड करी हुई है इस पे तुम्हारी क्या अथॉरिटी बनती है? पोजीशन पे बाय व्हाट अथॉरिटी आप बैठे हुए हो? क्योंकि हमारे हिसाब से तो आप एलिजिबल भी नहीं हो।
ये है ऑल टुगेदर इसका मीनिंग, बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू सिटिंग ऑन दिस पोजीशन। ठीक है, अगला प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है टू स्टॉप या फिर स्टे, बेसिकली स्टे ऑर्डर। किसी भी प्रोसीडिंग पर, किसी भी चीज पर अगर स्टे ऑर्डर लगवाना हो, आप प्रोहिबिशन इशू करवाते हो। स्टॉप्स द वर्क ऑफ द लोअर कोर्ट। ठीक है, स्टॉप्स द वर्क ऑफ द लोअर कोर्ट। जनरली क्या होता है कि गलत जुरिस्डिक्शन में केस आ जाता है तो ये लगाया जाता है, रॉन्ग जुरिस्डिक्शन में अगर केस आ गया है तो ये लगाया जाता है। अगला सर्श्योररी टू सर्टिफाई, मतलब आफ्टर द किसी भी डिसीजन क्या आएगा, किसी भी डिसीजन के बाद आफ्टर डिसीजन सर्श्योररी लगता है। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ भी डिसीजन अगर हुआ तो अगर उसने गलत जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करा है या फिर जजमेंट ही गलत दे दिया है या जज ने जस्टिस गलत डिलीवर कर दिया है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 रॉन्ग jurisdiction। नंबर 2 रॉन्ग जजमेंट। और थर्ड पॉइंट एक और है जो कि बोलता है कि जुरिस्डिक्शन एक्सीड हो गया, इतना तो आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं था जितना आप बोल गए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट सर्श्योररी में बोले गए हैं। ये कौन किस पर लगाएगा, अगर हाई कोर्ट ने कुछ गलत बोला है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बोलेगा, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ गलत बोला है तो हाई कोर्ट बोलेगा। ठीक है, ठीक, क्लियर है, ये हो गया। अब अगर हमको सारी की सारी रिट्स को याद रखना है, एक बार में सारी रिट्स को अगर हमको याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो मैं बताता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पर हम लिख लें एक बार, अब मानो एग्जाम्पल के लिए एक पंकज नाम का आदमी था, पंकज नाम का एक आदमी था, उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी, तो वो एक बॉडी बिल्डर था, उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी एंड उसका सपना था कि वो कमांडर बने, जाकर कहाँ पर, फोर्सेस में। उसका ये सपना था, उसकी बॉडी अच्छी थी कि वो कमांडर बने जाकर फोर्सेस में, लेकिन जब वो उसके इंटरव्यू में गया तो जो अथॉरिटी थी उसने बोला कि हम आपको नहीं बनने दे सकते, हम आपको प्रोहिबिट करते हैं, क्योंकि आपके पास जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो नहीं है, आपका 12th का सर्टिफिकेट नहीं है, आपका ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऑल टुगेदर ये पूरा पंकज जो था वो हो गया उदास एंड इसका नाम पड़ गया पंकज उदास। तो पंकज उदास की जो कहानी है यही है सारी की सारी रिट्स अगर आप देखें तो, क्योंकि you may have the body is habeas corpus, we command that is mandamus is called mandamus obviously, and authority is by what authority, quo warranto, prohibition ये आपको यहाँ पर मिल गई, और सर्शरी सर्टिफिकेट्स से आपको याद रह गई। तो ये 5 तरीके की रिट्स हैं जो कि आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू आप याद रख सकते हो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपको अगर याद रहे तो आपके रियल लाइफ में भी काफ़ी काम आ सकती हैं रिट्स। अगला चलते हैं आर्टिकल 33 पर। आर्टिकल 33, अब पार्लियामेंट के पास पूरी पावर रहती है कि वो एक्सेप्शंस क्रिएट करे फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई करने के लिए,
अब आर्म्ड फोर्सेस के लोगों की कुछ फंडामेंटल राइट्स कर्ब की जा सकती हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आर्म्ड फोर्सेस की कुछ राइट्स कर्ब की जा सकती हैं। उनके लिए जो मीडिया हैंडल कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ राइट्स कर्ब की जा सकती हैं। जो इंटेलिजेंस में है, ठीक है, फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर वाले लोग, पुलिस वाले लोग, ठीक है, ये बोलेंगे अरे हमारी भी तो जिंदगी है, हमारे भी तो, हमको जाने दो घर, हमको बीवी बच्चों से मिलना है। नहीं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं आर्टिकल 13 के थ्रू आपके ऊपर। कोई सीक्रेट एजेंट है, आपका फ़ोन रखवाया जा सकता है, उधर आपकी पर्सनल लिबर्टी नहीं लग सकती, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं 34 के। 34 की बात, 34 इकलौती चीज़ की बात करता है वो मार्शल लॉ, ठीक है। मार्शल लॉ, फंडामेंटल राइट्स कैन रिस्ट्रिक्ट पीपल की मूवमेंट और एनीथिंग, कोई भी तरीके की फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है अगर आपकी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर एनी एरिया उसके ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है, उस टाइम पर आपकी फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 35 क्या बोलता है? आर्टिकल 35 ने एक स्कोप छोड़ा है कि अगर कभी पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स में, अगर कभी पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स में कोई पॉजिटिव चेंज करना हो या फिर कोई अलग फंडामेंटल राइट ऐड ऑन करनी है तो वो ऐसा कर सकते हैं, एडिशन फंडामेंटल राइट में हो सकते हैं। ये बोलता है कौन? आर्टिकल 35। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप काफ़ी पसंद आया हो। अगले लेक्चर में अगला टॉपिक लेकर मैं आ जाऊंगा आपके सामने वापस।